आज के इस विश्लेषण में हम जेम्स एलन की किताब एज अ मैन थिंकेथ पर आधारित एक लेख की समीक्षा कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के सीधे फीडबैक पर आते हैं। प्रस्तुत सामग्री में विचारों और बाहरी परिस्थितियों के बीच के संबंध को बहुत ज्यादा सरलीकृत किया गया है। हाँ, बिल्कुल। यह इस लेख की सबसे बड़ी वैचारिक कमजोरी है। मतलब स्रोत सामग्री यह दावा करती है कि बीमारी या गरीबी पूरी तरह से व्यक्ति के विचारों का ही प्रत्यक्ष परिणाम है। जो कि आज के समय में जो कि आज के नजरिए से एकदम अपूर्ण लगता है ना? क्योंकि जब हम इसे आज देखते हैं तो ये दृष्टिकोण उन बाहरी या प्रणालीगत कारणों, मतलब जो सिस्टमिक इश्यूज होते हैं, उनकी पूरी तरह से उपेक्षा करता है, जिन पर किसी भी व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसे बिना किसी व्यापक संदर्भ के प्रस्तुत करने से यह सीधे तौर पर विक्टिम ब्लेमिंग या पीड़ित को ही दोष देने जैसा लगता है। लेकिन देखिए, जरा रुकिए, मुझे यहाँ एक विरोधाभास दिख रहा है। अच्छा, कैसा विरोधाभास? मतलब क्या सेल्फ हेल्प और व्यक्तिगत विकास का पूरा उद्देश्य ही पूरी जिम्मेदारी लेना नहीं है? एक्सट्रीम ओनरशिप जिसे कहते हैं। अगर हम पाठक से ये कहने लगें कि तुम्हारी गरीबी के पीछे समाज का हाथ है, तो क्या हम उन्हें बहाना नहीं दे रहे हैं? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। ये सेल्फ हेल्प का एक बहुत आम तर्क है, पर समस्या ये है कि जब आप वास्तविकता को नकार कर सिर्फ जादुई सोच को बढ़ावा देते हैं तो वो काम नहीं करता। जादुई सोच, हाँ सही कहा। देखिए, एक मजदूर जो बेहद कम वेतन पर काम कर रहा है, वो सिर्फ सकारात्मक सोचकर रातों रात अपनी आर्थिक स्थिति नहीं बदल सकता। हमारा सुझाव ये नहीं है कि हम उसे पीड़ित महसूस कराएं। तो फिर सुझाव क्या है? सुझाव ये है कि आंतरिक प्रतिक्रिया यानी हमारा इंटरनल रिस्पॉन्स और बाहरी वास्तविकताओं के बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर स्थापित किया जाए। ओह, मैं समझ गया। तो आपका मतलब है कि हमें पाठक को ये बताना चाहिए कि विचार आपकी बाहरी दुनिया को जादू से नहीं बदलते, बल्कि उस वास्तविकता से निपटने के आपके तरीके को बदलते हैं। एकदम सही। और इसे और अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए सामग्री में जो एपिजेनेटिक्स और तनाव के अध्ययन का हल्का सा जिक्र किया गया है ना, उसे गहराई से समझाना चाहिए। हाँ, वो एपिजेनेटिक्स वाला हिस्सा मुझे भी काफी सतही लगा था। मतलब अगर मैं इसे एक ठोस उदाहरण के रूप में देखूं, तो लेखक को ये समझाना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ शब्द फेंक देने से काम नहीं चलता। वही तो, आप अपने माता पिता या अपनी आनुवंशिकी को नहीं चुन सकते, लेकिन आपके विचार ये तय करते हैं कि कौन से जीन ऑन होंगे और कौन से ऑफ। हाँ, और हमें इसके मैकेनिज्म को स्पष्ट करना होगा। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी बाहरी समस्या को, मान लीजिए आर्थिक संकट है, उसे खतरे के बजाय एक चुनौती के रूप में देखता है। हाँ, खतरे के बजाय चुनौती। हाँ, तो उसका नर्वस सिस्टम अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। खतरे वाले माइंडसेट में शरीर कॉर्टिसोल से भर जाता है और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो लॉजिकल फैसले लेता है, उसे लगभग शट डाउन कर देता है। और वहीं अगर हम इसे चुनौती वाले नजरिए से देखें, तो दिमाग उस समस्या को सुलझाने के लिए डोपामाइन छोड़ता है। बिल्कुल। जिससे फोकस बढ़ता है। तो लेखक के लिए हमारा ठोस सुझाव सीधा सा है। ये मत लिखिए कि तुम्हारे विचार गरीबी खत्म कर देंगे। इसके बजाय ये लिखिए कि सकारात्मक विचार तुम्हारे नर्वस सिस्टम को शांत रखते हैं, जिससे तुम्हारा दिमाग उन अवसरों को देख पाता है जो तुम्हें गरीबी से बाहर निकालेंगे। बहुत बढ़िया। विचार जादुई रूप से बैंक खाते में पैसे नहीं डालते, वे बस आपके दिमाग की बायोलॉजिकल मशीनरी को ऑप्टिमाइज करते हैं। सही बात है। अब जब हम इस संदेश को पाठकों तक पहुंचाने के तरीके पर गौर करते हैं, तो यहाँ एक और बड़ी समस्या आती है। मूल ऐतिहासिक पाठ और आधुनिक व्याख्याओं के बीच का भारी असंतुलन ध्यान बहुत भटकाता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट संरचनात्मक कमजोरी है। इस पर तुरंत काम करने की जरूरत है। मतलब जेम्स एलन की 1903 की शैली। हाँ, वो जो काफी पुरानी काव्यात्मक और विक्टोरियन युग की भाषा है, और उसी पैराग्राफ के ठीक बाद क्रिस्टोफर वेस्ट्रा के एकदम आधुनिक बदलाव आ जाते हैं। एकदम अचानक से। हाँ, पाठक एक पल में किसी 19वीं सदी के दार्शनिक को पढ़ रहा होता है और अगले ही पल कोई आधुनिक ब्लॉगर उससे बात करने लगता है। ये मुझे एक अजीब से अनुभव की याद दिलाता है। जैसे आप सिनेमा घर में कोई क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहे हों और कहानी के बिल्कुल बीच में
अचानक से कोई बहुत ही लाउड नियॉन रंगों वाला आधुनिक स्मार्टफोन का विज्ञापन आ जाए। अरे हाँ, एकदम सटीक उपमा है ये। आप उस पुराने दौर से झटके से बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल। मेरा मानना है कि जब टोन इस तरह टकराते हैं ना, तो पाठक का दिमाग संदेश को समझना बंद कर देता है। वो बस फॉर्मेट को डिकोड करने में लग जाता है। जिसे हम कॉग्निटिव लोड कहते हैं। जब दिमाग को हर पैराग्राफ में भाषा की शैली समझने में ऊर्जा खर्च करनी पड़े, तो वो मूल संदेश को कैसे आत्मसात करेगा? तो इसके लिए सुझाव क्या होना चाहिए? सुझाव ये है कि सामग्री की शैली को एक समान बनाने के लिए ऐतिहासिक उद्धरणों को केवल एक आधार के रूप में इस्तेमाल करें। मतलब सिर्फ चैप्टर की शुरुआत में एक कोटेशन की तरह। हाँ, एक कैनवस की तरह। और फिर मुख्य व्याख्या को पूरी तरह से आधुनिक सहज विज्ञान की भाषा में रखें। मैं इसे मन एक बगीचे के समान है वाले रूपक पर लागू करके देखता हूँ। एलन का वो मूल उद्धरण है ना कि मन एक बगीचे की तरह है जिसे बुद्धिमानी से संवारा जा सकता है या जंगली होने दिया जा सकता है। हाँ, तो लेखक को इस एक लाइन को शुरुआत में रखना चाहिए, लेकिन उसके बाद 1903 की भाषा को छोड़कर इसे सीधे आधुनिक न्यूरोप्लास्टिसिटी से जोड़ देना चाहिए। अरे वाह, न्यूरोप्लास्टिसिटी का एंगल इस रूपक को पूरी तरह से नया जीवन दे सकता है। इसे कैसे समझाया जा सकता है? देखिए, अगर हम खरपतवार या वीण्स की बात करें तो पुराने भाषा में इसका मतलब बस बुरे विचार था। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी के नजरिए से हम समझा सकते हैं कि खरपतवार केवल एक बुरा विचार नहीं है, बल्कि वो एक बहुत मजबूत न्यूरल पाथवे है। ओह, जो तब बनता है जब आप रोज सुबह उठकर सबसे पहले फोन पर नेगेटिव न्यूज स्क्रॉल करते हैं। बिल्कुल। जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं वे वायर हो जाते हैं। ये बहुत ही शानदार तरीका इसे समझाने का। और इसमें हम मायलिन के बायोलॉजिकल कंसेप्ट को भी जोड़ सकते हैं। मायलिन? वो कैसे काम करेगा यहाँ? आप पाठक को बता सकते हैं कि जब आप बार बार खुद पर शक करने वाले विचार सोचते हैं, तो दिमाग उस न्यूरल पाथवे के चारों ओर मायलिन नाम का एक इंसुलेशन बना देता है। अच्छा, जिससे वो विचार और तेजी से प्रोसेस होता है। हाँ, यही असली खरपतवार है जिसकी जड़ें अब आपके दिमाग में गहरी हो गई हैं। क्या बात है। और इसी तर्क से बीज बोने का आधुनिक मतलब ये होगा कि हम जानबूझकर नई आदतों के पाथवे बनाएं, जैसे सुबह 10 मिनट जर्नलिंग करना। बिल्कुल। जब आप पहली बार जर्नलिंग करते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही कमज़ोर कनेक्शन बनता है, जैसे अभी एक छोटा सा बीज बोया हो। और जब आप इसे लगातार करते हैं तो वो कनेक्शन मजबूत हो जाता है। इस तरह से लिखने पर पाठक को ये नहीं लगेगा कि वो 100 साल पुरानी किताब पढ़ रहा है। सही कहा। उसे लगेगा कि वो एक प्राचीन ज्ञान को पढ़ रहा है जिसे आज के विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है। इससे टोन का भटकाव खत्म हो जाएगा। चलिए, मान लीजिए हमने विज्ञान को सही कर लिया, टोन को एक समान कर लिया। इसके बाद क्या? विचारों को एक स्पष्ट उद्देश्य से जोड़ने की जो प्रक्रिया इस लेख में बताई गई है, वो बहुत ही अमूर्त है। हाँ, ये इस पूरी सामग्री का सबसे कमजोर हिस्सा है। इसमें व्यवहारिक कदमों का पूरी तरह अभाव है। मतलब लेख कहता है कि उद्देश्य के बिना जीवन विफलता की ओर ले जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर ये पाश्विक विचारों का त्याग जैसी भारी भरकम बातें करने लगता है। पाश्विक विचारों का त्याग। हाँ, अब एक आधुनिक पाठक जो अपनी ईएमआई या ऑफिस की राजनीति से जूझ रहा है, उसे इन पाश्विक विचारों से क्या समझ आएगा? कुछ नहीं। ये इतना अमूर्त है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना असंभव है। मुझे तो इस बात से भी आपत्ति है कि लेख ये मानकर चलता है कि हर पाठक के पास पहले से ही कोई बहुत बड़ा उद्देश्य मौजूद है। अरे बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति को अपना उद्देश्य ही ना पता हो तो वो क्या करे? आप एकदम सही नस पर प्रहार कर रहे हैं। व्यावहारिक मनोविज्ञान हमें बताता है कि अमूर्त लक्ष्य अक्सर इंसान के दिमाग में एंग्जाइटी पैदा करते हैं। एंग्जाइटी कैसे? जब आप दिमाग से कहते हैं अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खोजो, तो हमारा अमिग्डला इसे एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखता है और फिर इंसान चीजों को टालने लगता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि सामग्री में विचारों को उद्देश्य में बदलने के लिए स्पष्ट कदम दर कदम व्यवहारिक रणनीतियां होनी चाहिए। हाँ, हमें इसे एक्शन गाइड में बदलना होगा। हम दृष्टि और आदर्श वाले हिस्से को रीफ्रेम कर सकते हैं। हमारा सुझाव ये है
कि लेखक इसमें व्यवहारिक अभ्यास शामिल करे, जैसे कि उद्देश्य खोजने के लिए जर्नलिंग के कुछ प्रॉम्प्ट्स। बिल्कुल, लेखक ये कह सकता है कि उद्देश्य आसमान से नहीं गिरता। उसे खोजना पड़ता है। हाँ, पाठक को ये एक्सरसाइज दी जा सकती है कि वो लगातार 1 हफ्ते तक ये लिखे कि दिन का कौन सा काम करने के बाद उसे ऊर्जा महसूस हुई और किसने उसे थका दिया। इससे वो अपने असली उद्देश्य की दिशा का अंदाजा लगा सकता है। और एक बार जब वो दिशा मिल जाए तो अगला कदम होता है नेगेटिव विचारों को दूर करना। लेख सिर्फ इतना कहता है संदेह को दूर करो, लेकिन कैसे? वही तो। यहाँ लेखक को बिहेवियरल साइकोलॉजी के हैबिट लूप्स का उपयोग करना चाहिए, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ। तो अगर पाठक का उद्देश्य एक किताब लिखना है तो उसका संदेह ये होगा कि मुझसे ये नहीं होगा। हाँ, और ये संदेह एक क्यों है, एक ट्रिगर है। तो सामग्री को ये नहीं कहना चाहिए कि इस विचार से लड़ो, बल्कि उसे एक नई रूटीन देनी चाहिए। जैसे जब भी तुम्हारे दिमाग में ये विचार आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो तुम तुरंत उठोगे और सिर्फ 5 मिनट के लिए 50 शब्द लिखोगे। क्या बात है! और फिर उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा, एक छोटी सी जीत का एहसास। इसे हम माइक्रो हैबिट्स कहते हैं। बिल्कुल। 19वीं सदी का दार्शनिक इसे विचारों को वश में करना कहेगा और 21वीं सदी का मनोविज्ञान इसे घर्षण को कम करना और छोटे एक्शंस के जरिए नया लूप बनाना कहता है। बहुत खूब। अगर लेखक हर चैप्टर के अंत में इस तरह के व्यावहारिक ब्लूप्रिंट दे दें तो ये अमूर्त दर्शन बहुत ही उपयोगी बन जाएगा। एकदम सही। तो चलिए इसे समेटते हैं। संक्षेप में इस विश्लेषण से लेखक के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण कदम निकल कर आते हैं। पहला, विचार ही वास्तविकता है। इस सिद्धांत को एपिजेनेटिक्स और स्ट्रेस बायोलॉजी से संतुलित करें। बिल्कुल, ताकि ये साफ हो कि विचार बाहरी दुनिया को जादू से नहीं बल्कि आपकी बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया को बदलते हैं। दूसरा, 1903 की ऐतिहासिक भाषा और आज के टोन के टकराव को खत्म करें। पुराने उद्धरण को सिर्फ आधार बनाएं और व्याख्या आधुनिक विज्ञान की भाषा में करें। और तीसरा, उद्देश्य और आदर्शों को अमूर्त आसमान से उतारकर जमीन पर लाएं। पाठक को माइक्रो हैबिट्स के जरिए ठोस कदम दे। एकदम सही। इन सुझावों पर काम करें और अपनी सामग्री को और अधिक सशक्त बनाकर हमें फिर से भेजें। हमें इसके अगले संस्करण की समीक्षा करने में बहुत खुशी होगी। बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा। सुनने के लिए धन्यवाद। आज की हमारी चर्चा जेम्स एलन की क्लासिक एज अ मैन थिंकेथ के एक विशाल संकलन पर है, जिसमें मूल पाठ से लेकर आधुनिक सारांश तक सब कुछ शामिल है। लेकिन प्रस्तुत सामग्री में कई अलग-अलग प्रकार के स्रोतों का एक साथ होना पाठक के लिए इसके मुख्य उद्देश्य को समझने में भारी रुकावट पैदा करता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब यही इस पूरे दस्तावेज की सबसे बुनियादी कमजोरी है। जब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमें एक साथ कई अलग-अलग दिशाओं में खींचा जा रहा है। सही बात है। एक पल में हम स्टीव एलन का एक मॉडर्न ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहे होते हैं जिसमें 7 शक्तिशाली सबक दिए गए हैं, और फिर अगले ही पल हम क्रिस्टोफर वेस्ट्रा के एक सिंप्लीफाइड वर्जन में पहुंच जाते हैं। हाँ, और फिर अचानक से जेम्स एलन का 1903 का ओरिजिनल टेक्स्ट सामने आ जाता है। मतलब एकदम एनसाइक्लोपीडिया जैसे इतिहास में गोता लगाने लगते हैं, जहां फिनिस क्विम्बी और विलियम वॉकर एटकिंसन जैसे विचारकों का जिक्र है। इस सब से होता ये है कि लेखक का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो पाता। तो अगर हम इसे पाठक के मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो इसे कॉग्निटिव ओवरलोड या सीधे शब्दों में दिमागी थकान कहा जा सकता है। एकदम सही शब्द है। जब कोई पाठक कोई दस्तावेज खोलता है तो वो अनजाने में ही अपने दिमाग को एक खास तरह की यात्रा के लिए तैयार करता है। मतलब, क्या वो एक एकेडमिक इतिहास पढ़ने जा रहा है या फिर सेल्फ हेल्प के लिए एक आधुनिक गाइड? और इन दोनों ही प्रकार के पाठकों की उम्मीदें बहुत अलग होती हैं। बिल्कुल अलग होती हैं। और जब आप इन दोनों को एक ही जगह मिला देते हैं तो पाठक का फोकस पूरी तरह से टूट जाता है और यहीं पर लेखक का उद्देश्य भटक जाता है। देखिए, अक्सर जो लोग किसी विषय के बहुत बड़े फैन होते हैं, वे ज्ञान के श्राप या कर्स ऑफ नॉलेज के शिकार हो जाते हैं। अरे हाँ, ये बहुत आम बात है। उन्हें लगता है कि क्योंकि उन्हें 1880 के दशक का इतिहास दिलचस्प लगता है, तो आम पाठक को भी लगेगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ मेरा सीधा सुझाव ये है कि सामग्री को एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ
पूरी तरह से पुनर्गठित करें। एक स्पष्ट उद्देश्य। हाँ, आपको तय करना होगा कि आप किस एक ऑडियंस को सर्व कर रहे हैं, और एक बार वो तय हो जाए तो बाकी पूरी सामग्री को उसी के इर्द गिर्द एडिट करें। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक ही डिश में कई अलग-अलग व्यंजनों की सामग्री मिला दी गई हो। मतलब सामग्री तो आपकी उत्कृष्ट है, लेकिन बिना किसी स्पष्ट रेसिपी के मूल स्वाद ही खो जाता है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर हम इसके कुछ ठोस उदाहरण देखें तो लेखक के पास यहाँ 2 बहुत स्पष्ट रास्ते हैं। अच्छा, कौन से? पहला रास्ता है शुद्ध रूप से सेल्फ हेल्प का। यदि आपका लक्ष्य पाठकों को 7 सबक सिखाना है तो उस ऐतिहासिक विश्वकोश वाले हिस्से को पूरी तरह से हटा दें। हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति आज अपनी नौकरी के तनाव को सुलझाने के लिए पढ़ रहा है, उसे मेस्मरिज्म के इतिहास से क्या मतलब? बिल्कुल, आप उस इतिहास को सिर्फ एक छोटे से 2 लाइन के परिचय तक सीमित कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता ये है कि आप एक तुलनात्मक अध्ययन करें, जहां वे ये दिखाना चाहते हैं कि 1903 के विचारों को आज कैसे समझा जाता है। एकदम सही। उस स्थिति में आपको स्टीव एलन के ब्लॉग पोस्ट को हटाना होगा और फिर जेम्स एलन के ओरिजिनल टेक्स्ट और वेस्ट्रा के नए वर्जन को आमने सामने साइड बाय साइड रखना होगा, ताकि पाठक तुलना कर सके कि भाषा कैसे बदली है। हाँ, दोनों ही रास्ते बेहतरीन हैं, लेकिन आपको एक चुनना ही होगा। सही बात है। अब मान लीजिए लेखक हमारी पहली सलाह मान लेता है और अपनी ऑडियंस तय कर लेता है। मान लेते हैं आधुनिक सेल्फ हेल्प पाठक। तो अब एक नई समस्या खड़ी होती है, जो हमारी दूसरी समीक्षा का आधार है। सदी पुराने दावों को बिना किसी आलोचनात्मक मूल्यांकन के ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना इस विश्लेषण को आधुनिक पाठकों के सामने अविश्वसनीय बना देता है। ये इस सामग्री की बहुत गंभीर कमजोरी है। लेसन 3 में हम देखते हैं कि लेखक ने जेम्स एलन के दावों को सीधे पूर्ण सत्य के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे वो दावा कि बीमारी हमारे विचारों का परिणाम है। हाँ, या गरीबी और दुख सिर्फ गलत विचारों का नतीजा है। इस पूरे दस्तावेज में न्यू थॉट आंदोलन की इस विचारधारा को बिना किसी चुनौती के एक स्थापित विज्ञान की तरह पेश किया गया है, और आज का पाठक बहुत अधिक साइंटिफिकली लिटरेट है। पर मैं यहाँ थोड़ा विरोध करूंगा। अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि हमें लेखक के नजरिए को भी समझना चाहिए। ये किताब 1903 में लिखी गई थी। तब का विज्ञान आज से बहुत अलग था। तो क्या एक 1903 की दार्शनिक किताब का मूल्यांकन आज के आधुनिक मानकों पर करना पूरी तरह से उचित है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। क्या हम उस पुरानी किताब को आज के लेंस से देखकर लेखक के इरादे के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे? देखिए, कई एडिटर्स ये गलती करते हैं कि वे पुरानी किताबों को आज के मानकों से पूरी तरह खारिज कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ खारिज करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम रीडर ट्रस्ट यानी पाठक के भरोसे की बात कर रहे हैं। जब एक आधुनिक पाठक पढ़ता है कि एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि उसने कैंसर की भविष्यवाणी को सच मान लिया, तो पाठक का दिमाग तुरंत एक रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है। हाँ, वो संशय करने लगता है। बिल्कुल, और उस एक अतिशयोक्ति वाले दावे के कारण वो बाकी की अच्छी फिलॉसफी को भी खारिज कर सकता है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि आधुनिक संदर्भों और एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके इन विचारों की सीमाओं का निष्पक्ष परीक्षण करें। मतलब हम लेखक को बचा रहे हैं, उसे खारिज नहीं कर रहे हैं। हमें इन विचारों को एक सुरक्षित और संतुलित संदर्भ देना होगा। एकदम सही। जैसे रेयान हॉलिडे ने प्राचीन स्टोइसिज्म के साथ किया था। उन्होंने मार्कस ऑरेलियस के विचारों को लिया, पर उन्हें आधुनिक दुनिया के साथ इस तरह संतुलित किया कि वे आज भी तार्किक लगते हैं। बिल्कुल सटीक तुलना है। और अगर हम इसके ठोस उदाहरण देखें तो दस्तावेज में एपिजेनेटिक्स का जिक्र किया गया है। हाँ, वो तनाव और मृत्यु के जोखिम वाला हिस्सा। हाँ, लेखक ने इसे ये साबित करने के लिए इस्तेमाल किया है कि विचार ही सब कुछ है। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि हाँ, सकारात्मक विचार स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, लेकिन विचार एकमात्र कारक नहीं है। बिल्कुल, आनुवंशिकी और पर्यावरण भी तो हैं। सही कहा। और आधुनिक चिकित्सा की वास्तविकताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको पाठक को बताना होगा कि ये दर्शन हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, लेकिन ये आधुनिक चिकित्सा का विकल्प नहीं है। और अगर हम उस गरीबी वाले दावे की बात करें कि गरीबी गलत विचारों का परिणाम है, तो इसे बिना कॉन्टेक्स्ट के छोड़ना आज के समय में थोड़ा टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसा लग सकता है।
100%। न्यू थॉट आंदोलन की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक यही रही है कि ये सामाजिक वास्तविकताओं से कटा हुआ महसूस होता है। हाँ, मतलब अगर कोई आर्थिक मंदी के कारण गरीब है तो उसे ये कहना कि ये तुम्हारे गलत विचारों का नतीजा है, ये तो असंवेदनशील है। और तथ्यात्मक रूप से भी गलत है। लेखक को अपने इस दस्तावेज में इन आलोचनाओं को स्वीकार करना चाहिए। आप लिख सकते हैं कि ये विचार व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन बाहरी परिस्थितियां भी इंसान के जीवन को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, इससे काम एक परिपक्व चर्चा में बदल जाएगा। तो अब जब हम इन विचारों को आधुनिक सांचे में ढाल रहे हैं, तो हमें उस भाषा पर भी ध्यान देना होगा जिसके माध्यम से ये विचार पाठक तक पहुंचते हैं। भाषा तो वाहन है। हाँ, और अगर वो वाहन झटके दे रहा है तो यात्रा कभी आरामदायक नहीं हो सकती। पूरे दस्तावेज में भाषा की शैली में होने वाले अचानक और बिना चेतावनी के बदलाव पढ़ने के प्रवाह को बुरी तरह से तोड़ देते हैं। ये इस सामग्री की तीसरी और बहुत ही स्पष्ट कमजोरी है। एक ही दस्तावेज को पढ़ते समय पाठक का सामना कई अलग-अलग आवाजों से होता है। हाँ, वो 1903 की अंग्रेजी और आधुनिक ब्लॉग वाली बात। बिल्कुल। एक तरफ जेम्स एलन की पुरानी काव्यात्मक शैली है जो बहुत दार्शनिक और वजनदार लगती है, लेकिन फिर अचानक हम स्टीव एलन के आधुनिक ब्लॉग की अनौपचारिक शैली में गिर जाते हैं, जैसे लाइक इन द मूवीज। अरे हाँ, ये बहुत अजीब लगता है। ये शिफ्ट इतना तेज है कि पाठक भ्रमित हो जाता है। ये सच में भटकाने वाला है। पाठक का दिमाग ये सोचने में लग जाता है कि अभी कौन बोल रहा है, बजाय इसके कि क्या बोला जा रहा है। फोकस ही शिफ्ट हो गया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई व्यक्ति विक्टोरियन युग का एक बहुत ही शानदार भारी कोट पहने हुए है और उसके ठीक नीचे उसने आधुनिक नियॉन स्नीकर्स पहन रखे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। दोनों अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन बिना किसी कारण के एक साथ बहुत अजीब लगते हैं। और दस्तावेज में भी यही होता है। विचारों से ध्यान हटके भाषा के इस अजीब टकराव पर चला जाता है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि पूरे दस्तावेज में लेखक अपनी खुद की एक फ्रेमिंग वॉइस बनाए रखे। मतलब एक समान और विश्लेषणात्मक आवाज। हाँ, और बाहरी उद्धरणों को इस तरह से अलग करे कि शैली का अंतर जानबूझकर किया गया लगे। यानी लेखक को यहाँ एक म्यूजियम क्यूरेटर की तरह काम करना होगा। म्यूजियम में डायनासोर की हड्डी और एक लैपटॉप एक साथ रखे जा सकते हैं, लेकिन उनके बीच एक पट्टिका होती है जो बताती है कि हम क्या देख रहे हैं। बिल्कुल। और इस क्यूरेटर की आवाज को व्यवहारिक रूप से लागू करने के बहुत सीधे तरीके हैं। सबसे पहला है विजुअल सेपरेशन। जैसे ब्लॉक कोट्स। हाँ, जब आप वेस्ट्रा या 1903 के ओरिजिनल टेक्स्ट को कोट कर रहे हो तो उसे सामान्य टेक्स्ट के साथ न मिलाएं। ब्लॉक कोट्स या इटैलिक्स का उपयोग करें। यह पाठक की आंखों को एक विजुअल सिग्नल देता है कि एक अलग आवाज शुरू हो रही है। ये बहुत जरूरी है। और उन कैजुअल वाक्यांशों का क्या जो अचानक से पॉपअप हो जाते हैं? उन्हें एडिट करना दूसरा कदम है। लाइक इन द मूवीज जैसे फ्रेजेस को हटा दें। उनके स्थान पर अधिक प्रोफेशनल भाषा का प्रयोग करें जो जेम्स एलन के दार्शनिक वजन के साथ तालमेल बिठा सके। भाषा में एक ठहराव होना चाहिए। बिल्कुल। और तीसरा ठोस कदम है ट्रांजिशन वाक्यों का उपयोग करना। अपनी फ्रेमिंग वॉइस का उपयोग करके एक पुल बनाएं। जैसे हम सिर्फ अगला पैराग्राफ शुरू करने के बजाय लिख सकते हैं, जेम्स एलन के मूल शब्दों की जटिलता को समझना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आइए देखते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण इसे कैसे सरल करता है। एकदम सही। ये एक परफेक्ट ट्रांजिशन है। इसने पाठक को बता दिया कि टोन क्यों बदल रहा है। आप पाठक का हाथ पकड़कर उसे इन युगों की भाषाओं के बीच से सुरक्षित ले जा रहे हैं। सही बात है। तो ये स्रोत सामग्री जेम्स एलन के विचारों का एक वास्तविक खजाना है, लेकिन केवल अच्छे विचार होना काफी नहीं है, उन्हें कैसे परोसा गया है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम आज के उन कार्यवाही योग्य सुझावों को समेटें, सबसे पहले अपनी सामग्री के अंतिम उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके इसके ढांचे को सुव्यवस्थित करें। हाँ, और दूसरा 1903 के ऐतिहासिक दावों को आधुनिक विज्ञान और आलोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ संतुलित करें ताकि आज का जागरूक पाठक आप पर भरोसा कर सके। बिल्कुल। और तीसरा, पूरे लेख में अपनी फ्रेमिंग वॉइस को एक समान बनाए रखें। विभिन्न उद्धरणों को ब्लॉक कोट्स के जरिए अलग करें और स्मूथ ट्रांजिशन बनाएं ताकि पढ़ने का प्रवाह कभी न टूटे। एकदम सही।
हम अपने श्रोता को दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं कि वे इन सुझावों को लागू करें, और जब आप इन बदलावों के साथ अपनी सामग्री को नया रूप दे दें, तो कृपया अपनी उस परिष्कृत सामग्री को भविष्य की किसी अन्य समीक्षा के लिए हमारे पास वापस जरूर भेजें। बिल्कुल, हमें बहुत खुशी होगी। और याद रखें, आपकी अपनी स्पष्ट आवाज ही पाठक को इस पूरी यात्रा में सही दिशा दिखाएगी।